हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज काजल और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है जज्बा क्लासेस में। तो जैसे कि आप लोगों ने कल का रिस्पांस दिया था उस वीडियो पे, ऐसे ही आगे अपना रिस्पांस देते रहिएगा और आज की क्लास को हम फिर आगे से कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो हम प्रस्तावना और उद्देश्य के बारे में ही कुछ और नई चीजें जानेंगे कि हमारे आखिर जो प्रस्तावना थी उसका विचार कहाँ से लिया गया और कहाँ से ये उद्देश्य का निकल के आई। तो जैसा कि आपको भी पता चला, जो उद्देश्य का थी वही संविधान की प्रस्तावना बनती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज प्रस्तावना के बारे में ही हमें पढ़ना है डिटेल में। तो प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं, प्रस्तावना या इसी को हम कहते हैं उद्देशिका, प्रस्तावना या उद्देशिका। तो ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना का जो विचार लिया गया है, प्रस्तावना का विचार हमने लिया है अमेरिका से। कौन से देश से लिया है? अमेरिका से हमने प्रस्तावना का विचार लिया है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाषा हमने कहाँ से ली है, तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने इंस्पायर होकर ली है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली है भाई? ऑस्ट्रेलिया से। तो संविधान की प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से और इसी के साथ इसकी जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। साथ ही अगर हम बात करें प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना ये जब आपने पढ़ा था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव लाया गया था। उसी उद्देश्य का प्रस्ताव को ही संविधान के अंदर प्रस्तावना के रूप में जोड़ा गया। अमेरिका विश्व का पहला ऐसा देश है जिसके यहाँ का संविधान लिखित है। इसने सबसे पहले संविधान लिखा। और अगर हम साथ ही साथ भारत की बात करें तो भारत का संविधान विश्व से लिखित सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो संविधान के बारे में आपको और भी बहुत सारी रोचक बातें आज जानने के लिए मिलेंगी। तो संविधान में आज हम जिस प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, तो प्रस्तावना में और भी चीजों का जिक्र किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं न्याय की। तो संविधान में अगर हम न्याय की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है संविधान की प्रस्तावना में। तो वो 3 प्रकार के न्याय आखिर कौन कौन से हैं जिनकी बात की गई है? तो यहाँ सामाजिक न्याय, यानी कि सभी को सामाजिक न्याय की क्या की जाएगी? व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर आर्थिक न्याय की बात की गई है, सभी के लिए आर्थिक न्याय के लिए, और सभी को राजनीतिक न्याय भी। तो यहाँ पर इन 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है हमारे भारतीय संविधान के अंदर। साथ ही साथ हमारे संविधान के अंदर 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। साथ ही साथ किसकी बात की गई है भाई? 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। और वो कौन कौन सी समानताएं हैं? तो इसमें जो पहली समानता आती है ये है आपकी अवसर की समानता। किसकी बात करते हैं भाई? अवसर की समानता। और इसी के साथ जो आपकी दूसरी समानता जिसकी बात की गई है वो है आपकी प्रतिष्ठा की समानता। प्रतिष्ठा की समानता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और इसी के साथ 2 प्रकार की समानताओं की बात की गई है, एक तो अवसर की समानता और दूसरा प्रतिष्ठा की समानता। तो ये सभी हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखित है। इसी के साथ हमारे संविधान के अंदर और बात की गई है कि स्वतंत्रता की बात की गई है। किसकी बात की गई है भाई? 5 टाइप्स की आपको इंडिपेंडेंस की बात की गई है। 5 प्रकार की हमें स्वतंत्रता की बात की गई है भारतीय संविधान के अंदर। और वो 5 प्रकार की कौन कौन सी आइए देख लेते हैं। ऐसा है धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, तो ये धर्म की स्वतंत्रता है। दूसरा विश्वास की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, और इसी स्वतंत्रता विचारों की स्वतंत्रता। और आपको दी गई है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान के अंदर 3 प्रकार की न्याय व्यवस्था सॉरी 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास, उपासना, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना के अंदर ही। तो ये सारी स्वतंत्र प्रस्तावना संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसीलिए प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की आत्मा। क्या कहा जाता है इसको? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कहा जाता है। और इसी के साथ प्रस्तावना को
प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली पेपर के अंदर कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो ये भी प्रस्तावना को ही कहा जाता है। भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो ये भी प्रस्तावना को ही कहा जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो संविधान में एक प्रश्न उठा था, और प्रश्न ये उठा था कि क्या भारतीय संविधान को इसका हिस्सा मानना चाहिए, क्या संविधान के अंदर ये जो प्रस्तावना दी गई है क्या वो संविधान का अंग है या नहीं है। और साथ ही साथ इसके साथ एक केस और उठा था कि क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, संविधान में क्या संशोधन किया जा सकता है, ये भी प्रश्न उठे। तो जब इस प्रकार के प्रश्न उठे तो इसमें सबसे पहले जो केस आपके सामने निकल के आता है वो है आपका मदन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो 1957 में केस आता है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गोपाल वर्सेस मदन गोपाल। तो जब 1957 में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल का केस आता है तो इस केस के अंदर कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय एक फैसला देता है और सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर जो अपना फैसला देता है वो कहता है कि जो प्रस्तावना है संशोधन नहीं किया जा सकता। इसमें क्या कहा जाता है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा मना कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर इसके बाद एक 1960 में एक केस आता है जिसका नाम है बेरुवाड़ी संघवाद। और जब 1960 में बेरुवाड़ी संघवाद का ये केस आता है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक और नया फैसला देती है और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर ये जो प्रस्तावना है हमारी संविधान के अंदर जो प्रस्तावना को यहाँ पर संविधान का अंग ही नहीं माना गया, यानी कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और ये कौन से केस में निकल के आता है ये वाला निर्णय, ये आता है बेरुवाड़ी संघवाद का केस, और ये आता है आपका 1960 में। लेकिन इसके बाद फिर 1973 में 1973 में भारत के अंदर एक और केस आता है जो कि ये केस सबसे ही फेमस केस है भारत के अंदर, और इस केस के बारे में मोस्टली जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं वो सभी इस केस के बारे में जानते हैं और इससे बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना पूछा जाए, इस तरह से आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि 1973 का वो कौन सा केस था जिसमें अब तक के जितने भी केस आए हैं भारत के अंदर उसके अंदर सबसे ज्यादा जजेस इन्वॉल्व थे या सबसे ज्यादा जजेस बैठे थे, जजेस की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी इसी केस के अंदर। और इस केस का नाम है केशवानंद भारती वर्सेस या बनाम केरल राज्य। और जब ये केस आया था इस केस के अंदर कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इन्होंने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये किसने कहा था भाई, ये आया था आपका 1793 का केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के केस में। तो यहाँ पर प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, यहाँ पर ये वाला जो फैसला था इसको अस्वीकार कर दिया गया और कहा गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। तो जब यहाँ पर अगर संविधान का ही अंग है प्रस्तावना, तो क्या हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और कही गई कि हम संविधान में जो भी संशोधन करेंगे वो संशोधन ऐसा होना चाहिए जो हमारे संविधान के मूल ढांचा यानी कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है या इसमें कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं करेगा। यानी कि अगर कोई भी संशोधन किया जाता है तो वो ऐसा नहीं होगा जिससे कि इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह का संशोधन इसके अंदर नहीं किया जा सकता, बल्कि संविधान के अंदर प्रस्तावना में जब भी संशोधन किया जाएगा वो संशोधन ऐसा होना चाहिए जो उसको लेकर या उसको मजबूतीकरण की ओर लेके जाए। तो यहाँ पर साफ साफ इसमें कह दिया गया। तो ये जो मूल ढांचे की अवधारणा है ये 1973 के केशवानंद भारती केस से ही निकल कर आती है। यहाँ पर संविधान के अंदर प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया। फिर इसी के बाद यहाँ पर ये वाला जो मत था पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। और अगर हम इसी में आगे बात करें तो हमारे संविधान में अगर संशोधन की
बात की जाए प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? केवल एक बार संशोधन हुआ है। सब प्रस्तावना के अंदर संशोधन केवल एक बार कब हुआ है? वो हुआ है आपका 42वां संविधान संशोधन। और ये जो 42वां संविधान संशोधन है ये हुआ था आपका 1976 में। 1976 में जब संविधान संशोधन हुआ तो यहाँ पर जब 1976 की हम बात करते हैं उस टाइम पर हमारे देश में लगी हुई थी इमरजेंसी, क्योंकि आपको पता है 1975 में इंदिरा गांधी जी की सरकार हुआ करती थी और उस दौरान देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। तो इसी दौरान यहाँ पर हमारे देश के संविधान के अंदर संशोधन किया जाता है, और संविधान में जब संशोधन किया जाता है तो यहीं पर प्रस्तावना में भी पहली बार संशोधन किया जाता है। और इस संशोधन के द्वारा हमारी प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं, और वो 3 नए शब्द कौन कौन से हैं ये आपसे रिपीटेड टाइम पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें शब्द है वो है समाजवादी। कौन सा है बच्चों? समाजवादी। इसके बाद जो अगला आता है वो है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और इसके जस्ट बाद जो आता है वो है अखंडता, अखंडता। तो संविधान में संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और यहाँ पर 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्द को संविधान के अंदर जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और एक बात और याद रखिएगा बच्चों, ये जो 42वां संविधान संशोधन था ये अब तक का जितने भी संशोधन संविधान के अंदर हुए हैं उनमें सबसे बड़ा संविधान में संशोधन हुआ था ये। तो इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है इसको? लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये भी आपसे पेपर के अंदर पूछा जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें भारत के संविधान में, तो भारत का संविधान ना तो बहुत ज्यादा कठोर है और ना ही ये बहुत ज्यादा लचीला है। बात करें तो ये अंशतः कठोर है और अंशतः ही लचीला है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर अगर हमें कोई भी संशोधन करना है तो संशोधन ऐसे नहीं है कि बहुत ही द्वारा पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है और जब तब संविधान में संशोधन किया जाता है। तो संविधान में संशोधन जो करती है वो काम करने का होता है संसद का। तो संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो कोई भी ऐसा संशोधन नहीं करेगी जिससे हमारे संविधान के अंदर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। वो जो भी करेगी वो हमारे संविधान को मजबूतीकरण प्रदान करने के लिए जो भी होंगे संशोधन उस पर ही कार्य करेगी। इसी तरह से इसमें जो सर्वोच्च है वो संविधान है। संविधान से ऊपर हमारे देश के अंदर कुछ नहीं है। जो भी चीजें जितनी भी चलती हैं वो सब संविधान के अनुसार ही चलती हैं। तो संविधान हमारे देश में सर्वोच्च है, और संविधान को अगर पूछे कि संविधान को पावर कहाँ से मिलती है तो वो उसकी पावर है खुद भारत के लोग। भारत के लोग ही संविधान की सर्वोच्च शक्ति हैं, क्योंकि संविधान के अधीन ही क्या चलती है, सारी चीजें चलती हैं। और भारत की अगर हम बात करें राजनीतिक व्यवस्था में भी, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में भी संविधान ही सर्वोच्च है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था भी संविधान के अनुसार ही चलती है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि भारत के अंदर जब आप पढ़ते हैं एक एक्ट 1935 का, 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया था, 1935 का भारत शासन अधिनियम, तो इस भारत शासन अधिनियम 1935 का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था हमारे भारतीय संविधान पर। क्योंकि ये भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए कि हम बात करें तो भारत को याद रखना, भारत को आप राज्यों का संघ कहेंगे। क्या कहेंगे? भारत राज्यों का एक संघ है। ये किसमें कहा गया है? ये हमारे संविधान के अंदर कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, लेकिन आपसे पेपर में दे देता है कि भारत क्या है? वो राज्यों का समूह है। भारत क्या? राज्यों का समूह है। अगर आपको ये स्टेटमेंट देता है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि ग्रुप ऑफ स्टेट। तो ये वाला कथन बिल्कुल गलत है। आपको हमेशा याद रखना, भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। भारत के अंदर जो भी राज्य एक बार शामिल हो जाता है फिर उसको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए भारत क्या है? राज्यों का संघ है, ना कि भारत का कोई, भारत जो है वो राज्यों का एक समूह है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।